अब मैं उस राज्य की बात कर लेती हूं जिसके नतीजे ये तय करेंगे कि पीएम मोदी की हैट्रिक लगेगी या 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। पीएम की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर ही दिल्ली में जाता है। यूपी की 80 सीटों के नतीजे तय करते हैं कि सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। यूपी में अभी तक 67 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। आखिरी चरण में 1 जून को 13 सीटों पर मतदान होना है। इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 75 सीटों पर लड़ रही है, बाकी 5 सीटें उसने सहयोगी दलों को दी हैं। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में यूपी में अपने दम पर 62 सीटें जीती थीं। इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि वो अपनी टैली 70 तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी, यानी कि पिछली बार के मुकाबले उसे 8 सीटों का फायदा होगा। बीजेपी 70 सीटें जीतने को लेकर आश्वस्त है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्यवाणी कर दी है कि 4 जून को समाजवादी पार्टी 4 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की भाजपा की एनडीए की विजय निश्चित है। और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। तो एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो 80 में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को देने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कह रहे हैं कि 4 सीट भी नहीं आ पाएंगी समाजवादी पार्टी की। इस तरीके के हालात हैं उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस को अगर मोदी को चुनौती देनी है तो यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। यूपी में कांग्रेस इस बार 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी मैदान में है। समाजवादी पार्टी करीब 7 साल से यूपी की सत्ता से बाहर है, तो यूपी में कांग्रेस की आखिरी सरकार बने करीब 40 साल का वक्त हो चुका है। यूपी में कांग्रेस के पास ना तो संगठन मजबूत रह गया है और ना ही उसके पास ज्यादा कार्यकर्ता बचे हैं। यह पिछले 2 लोकसभा के नतीजों से साफ है। कांग्रेस ने 2009 के चुनाव में यूपी में 21 सीटें जीती थीं, तब यूपी में केवल 10 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। 4 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। कांग्रेस केवल 2 सीट पर सिमट गई तो बीजेपी ने परचम लहराया। इस बार यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी, इस पर कांग्रेस नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 80 सीटें जीतने जा रही है। अब न जाने कौन सा भाषण वो दे रहे हैं। उनकी पुरानी कहानी को कोई अब सुनना नहीं चाहता है। और जब वो चुनाव हारने लगे हैं, तो न केवल अपना भाषण बदल रहे हैं, बल्कि आप देखिए मंचों पे वो थर-थर कांपने भी लगे हैं। लगा था कि इस बार 80 सीटों में 1 सीट पर लड़ाई है, लेकिन जब से बनारस और आसपास चुनाव में देख रहा हूं, जो माहौल दिखाई दे रहा है, इस बार बीजेपी के हाथ से 80 की 80 सीटें जाने वाली हैं। तो आपने दोनों पक्षों के दावे सुन लिए।
अब समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव तो लगातार दावा कर ही रहे हैं। पहले उनका दावा 80 में से 79 सीटें जीतने का था। एक फाइट वो क्योटो में यानी कि काशी में बता रहे थे, लेकिन अब वो सीट भी अपने खाते में खींच रही है समाजवादी पार्टी। ऐसा अखिलेश यादव जो है वो दावा कर रहे हैं, जबकि गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 4 सीटें भी जीत जाए अगर समाजवादी पार्टी तो सोचिए बहुत बड़ी बात हो गई है। अब समीर जी, सबसे पहले अखिलेश यादव के इस बयान पर आप टिप्पणी करिए और बताइए कि ये जो इतना बड़ा दावा अखिलेश यादव करते हैं, मुझे याद है विधानसभा चुनावों में भी कुछ इसी तरीके का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा था। 80 में से 80 सीटें जीतने की काबिलियत फिलहाल समाजवादी पार्टी या उनके पूरे गठबंधन में आपको नजर आ रही है? देखिए प्राची जी, कोई भी बहुत मतलब सीनियर लीडर होगा, कोई बहुत समझदार नेता होगा तो मजाक में भी ऐसी बात नहीं करेगा। वो जो इतनी गंभीरता से बात बोल रहे हैं, अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे रहे, परिवारवाद की राजनीति के उत्पन्न हुए नेता रहे हैं, बाहर पढ़ लिख कर आए हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस तरह की राजनीति में अगर बात करेगा तो मुख्यमंत्री भी रहे। अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कब ऐसी स्थिति आई है। 1984 का चुनाव छोड़ दो, तब तो समाजवादी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। 84 का जरूर चुनाव ऐसा था जो इंदिरा गांधी के निधन के बाद उत्पन्न हुआ था ना, उस समय पूरा देश कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ था। उसके अलावा क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चुनाव हुआ है जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 1 सीट मिली हो? अखिलेश यादव के पिता तो मुख्यमंत्री रहे, एक समय उनका जलवा हुआ करता था। बसपा सपा की सरकारें रही है, सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तब भी ऐसी स्थिति रही। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ये बताकर, ये कहकर, इस तरह का बयान देकर अपना बखौल उड़ाना चाहते हैं। और जो थोड़ा बहुत उनकी राजनीतिक समझ के ऊपर आदमी भरोसा करता था, मुझे लग रहा है इस तरह का बयान देकर वो ये बताना चाहते हैं कि मैं आजकल जिनके साथ राजनीति कर रहा हूं और जिनके साथ मेरा गठबंधन है, उनकी राजनीति का असर मेरी राजनीति पर आ रहा है और इसी तरह के बयान में देने लगा हूं। 2 लड़के लड़ सकते हैं, इन्होंने गठबंधन किया था ना। तो राहुल गांधी की राजनीतिक समझ और बोलने का जो असर है वो अखिलेश यादव पर दिखने लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज योगी के काम, प्रधानमंत्री मोदी का नाम, राम का मंदिर का निर्माण, प्रधानमंत्री के लाभार्थी वर्ग, जो योगी का सुशासन, उसके बाद कोई कल्पना कर सकता है कि वहां पर 80 में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट आएगी? अखिलेश यादव को तो यह चिंता करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी जब बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर 2019 का चुनाव लड़ती है तब 5 सीटों पर बमुश्किल जीतती है। अब तो परिवार के लोग ही अगर सीट बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। डिंपल यादव हाफ रही है अपनी सीट पर जीतने के लिए। कन्नौज से अखिलेश यादव की सास बोली भी है कि बस मैं जीत जाऊं किसी तरीके से। धर्मेंद्र यादव तो अपने भैया से गए थे कि भैया मुझे जिता लो आजमगढ़ से, तो वो गुड्डू जमाली को लेकर आया, उसको एमएलसी बना दिया क्योंकि अपने भतीजे को जिताना था। तो मुझे लग रहा है कि उनका पूरा फोकस परिवार की 4 सीटों पर है और वो एक कोशिश कर रहे हैं कि भाई पति पत्नी पहुंच जाए, जैसे पंजाब में हुआ था 2019 के अंदर कि बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल जीत गई थी और फरीदकोट से उनके पति बादल साहब जीत गए थे। तो जब उनसे पूछा गया चुनाव के बाद कि आपका प्रदर्शन पार्टी का कितना खराब रहा पंजाब के अंदर, तो उन्होंने कहा था खराब का रहा, हम पति पत्नी दोनों चुनाव जीत गए। तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव भी जब चुनाव परिणाम आएगा तो ये कहेंगे कि हमारा बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है, हम पति पत्नी दोनों लोकसभा में पहुंच गए, पूरा उत्तर प्रदेश का समर्थन हमारे पति पत्नी को मिला है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव भी वास्तविकता जानते हैं और अब बयान दिया है 4 जून को भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने जो बयान दिया उसका स्पष्टीकरण भी उन्हें देना पड़ेगा। अच्छा, कितनी सीटों पर अनंत जी आप मान रहे हैं साइकिल और हाथ का साथ जो है, साइकिल अभी जिस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, या 2 लड़कों की जोड़ी हिट होगी या फ्लॉप होगी, इसकी खूब चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री खूब अपने बयानों में से शामिल करते हैं, संबोधन में अपने शामिल करते हैं। कितनी सीटों पर वास्तविक आप फाइट समझ रहे हैं कि भाई ये गठबंधन मिलकर फाइट दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को? प्राची, हमें यह समझना होगा कि ये ब्रेकअप के बाद का फिर से 2 लड़कों का साथ है। एक बार ब्रेकअप हो चुका है इनका विधानसभा चुनाव में। तो जब ब्रेकअप के बाद जब जुड़ते हैं ना, तो एक कितना मतलब वो जो दरार होती है वो बहुत बहुत ढंग से काम नहीं कर पाता और उसका असर नीचे एकदम जनता तक जाता है। तो मुझे लगता है कि रायबरेली में एक टफ कॉन्टेस्ट दिया है राहुल गांधी ने, और सोनिया गांधी ने बड़ी भावुक अपील वहाँ की कि मेरे बेटे को सौंप के जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना, परिवार आदि आदि। तो जो मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल्स पे नहीं इमोशन पे चुनाव होते, तो वो इमोशनल कार्ड वहाँ पर खेला गया। उसके अलावा समाजवादी पार्टी से मुझे लगता है कि जो अब बदायूं की सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी, मुझे लगता है, जहां से वो शिवपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव वहां अक्षय चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र की सीट भी फंसी हुई लग रही है मुझे आजमगढ़ में। अखिलेश कन्नौज में, क्योंकि वहां से जो पाठक जी निवर्तमान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुब्रत पाठक जी, वो भी चुनाव अच्छा लड़े हैं। और इन सब की मैनपुरी में, जैसा ये समीर जी कह रहे हैं,
तो अगर डिम्पल और अखिलेश 2 ही सीट जीत पाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो काडर का विश्वास ही पार्टी पर से उठ जाएगा कि आप पति पत्नी के लिए काम करते हैं। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि 4 या 5 उन्होंने यादव को टिकट दिया और उसमें से सब एक ही परिवार के हैं। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद अगर सीटों का कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है। देखिए, कांग्रेस का पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज 2.5 तक पहुंच गया था, लोएस्ट एवर। वो जहां से गांधी नेहरू परिवार की लीगेसी शुरू होती है, जो प्रयागराज में आनंद भवन हुआ करता था, जहां नेहरू जी का जन्म हुआ, जहां उनकी कर्म भूमि रही, फूलपुर उनका रहता था, सोनिया जी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, जितने भी गांधी हुए सारे को कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही। और उसके बाद वहां पर 2.5% पहुंच जाना और वहां की धरती से इतने बड़े दावे करना कि बनारस की सीट भी हरा देंगे, जबकि बनारस में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है गठबंधन का, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह की हास्यास्पद बयान देना, मतलब इससे कार्यकर्ताओं का भी मोरल बूस्ट नहीं होगा। कार्यकर्ता भी एक बार सोचेगा कि गलती से तो नहीं बोल गए हमारे नेताजी। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को बहुत, और आप जो कह रहे थे विदेश से पढ़ के आए, इस बार तो मैंने शायद सुना कि उन्होंने अपने जो वो एफिडेविट होता है चुनाव का, उसमें से ऑस्ट्रेलिया हट गया है। मुझे इस बात को देखना पड़ेगा कि कैसे हट गया वो। तो और जैसे लोग कल जब उनको अवार्ड मिला, एक अपनी FTII की स्टूडेंट को कान में अवार्ड मिला, तो बड़ी चर्चा चली कि एंटी नेशनल अब भारतीय बन गया। मैं कहता हूं विद्वान भी तो कोई गड़बड़ हो सकता है ना, कोई क्रिएटिव आदमी भी गड़बड़ी कर सकता है। तो अगर आप अखिलेश यादव को देखें उस हिसाब से, तो अखिलेश जी पर सचमुच समीर जी ने बिल्कुल सही कहा, उनको बचने की आवश्यकता है अपने गठबंधन, जिनके साथ फिर से उनका अफेयर शुरू हुआ है, उस ब्रेकअप हो गया था उसके बाद। मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन का अफेयर है, इसमें जिस प्रकार से उन पर राहुल गांधी की छाया आती जा रही है और उस प्रकार के बयान ये देते जा रहे हैं, इससे बचने की आवश्यकता। अखिलेश यादव उस नेताजी के सुपुत्र हैं जिस नेताजी के बारे में कहा जाता था कि जमीनी राजनीति करते हैं और धरती पुत्र कहा जाता था उनको, और वो नीचे से ऊपर उठ के आए थे। वो ऊपर हेलीकॉप्टर शॉट वाले नेता नहीं थे, वो जमीनी, मतलब एकदम जैसे कहते थे ना, विराट कोहली का एक शॉट होता था ऑफ स्टंप की तरफ, जमीन से सुलगती हुई गेंद चली जाती। पछाड़ वाले नेता। तो वो नेताजी का जो मसला था, उनकी भी अगर प्रतिष्ठा को ध्यान में रखा जाता और उनके भी राजनीतिक कौशल को अगर सोच लिया जाता, अकाउंट फॉर कर लिया जाता, तो अखिलेश जी ऐसे बयान नहीं देते। अब देखिए, अखिलेश यादव ऐसे बयान दे रहे हैं, इसके पीछे जो भीड़ उमड़ रही है उनकी जनसभाओं में, उसका भी दावा किया जा रहा है, उसे भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। अब ये जमीन पर कितना काम किया, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी ने इस बार एक बड़ा टारगेट सेट किया है। बीजेपी ने यूपी में इस बार 7 और सीटें जीतने का टारगेट रखा है। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के निशाने पर वो सीट कौन सी हैं? पीएम मोदी अखिलेश यादव का कौन कौन सा किला ढाएंगे? क्या इस बार बीजेपी अखिलेश यादव के गढ़ कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़ और मैनपुरी में अपना कमल खिला पाएंगे? यूपी में कांग्रेस केवल रायबरेली तक सिमट कर रह गई है। क्या बीजेपी इस सीट पर भी कब्जा कर लेगी या कांग्रेस इस बार रायबरेली और अमेठी की अपनी पारंपरिक सीट बचाने में कामयाब हो जाएगी? इस सवाल का जवाब तो 4 जून को मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल ये वो सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यूपी में इस बार जिन सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उनमें से एक अमेठी भी है। सभी को यह उम्मीद थी कि इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की टक्कर एक बार फिर देखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतार दिया। किशोरी लाल शर्मा को जीत दिलाने के लिए प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रियंका ने कई दिनों तक अमेठी और रायबरेली में डेरा डाले रखा। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। यहां पर कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और रामपुर जैसी सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जोरदार टक्कर है। इसी तरह अखिलेश यादव के अपने इलाकों में समाजवादी पार्टी को कन्नौज, फिरोजाबाद, बदायूं और एटा जैसी सीटों पर जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। आखिरी चरण में गाजीपुर, घोसी, बलिया, मिर्जापुर में भी बीजेपी और सपा में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर मुकाबला कम से कम देखने को मिल रहा है, जो फाइट है वो कम से कम देखने को मिल रही है। और क्या दावे किए जा रहे हैं ये आप सुनिए। कांग्रेस कहती है राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था, दुनिया में संदेश गलत गया है। समाजवादी पार्टी कहती है राम मंदिर बेकार बना है। मैंने कहा भी देखो, राम मंदिर में उमड़ने वाली भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ बताती है कि राम मंदिर तो ठीक बना है,
लेकिन तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर गया है, इसलिए तुम्हें राम मंदिर बेकार लगता है। बहनों और भाइयों, राम मंदिर भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है, और इसीलिए जब राम मंदिर की बात आती है, ये पूरा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जा चुका है। अब देखिए, जो फाइट है वो क्लोज किन सीटों पर है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आक्रामक जो शैली है इस वक्त नेताओं की वो देखने को मिल रही है। राम मंदिर का मुद्दा जोरों शोरों से उछाला जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तालिबान की भी बात कर रहे हैं, और मुस्लिम आरक्षण का जो जिक्र है वो भी उत्तर प्रदेश में जोर शोर से किया जा रहा है। अब जिन सीटों पर हमने चर्चा की समीर जी, उसमें अमेठी और रायबरेली बड़ी दिलचस्प है। पहले इसी पर अगर चर्चा कर लें, ये दोनों सीटें क्या इस बार कांग्रेस बचाने में कामयाब होती दिख रही है? रायबरेली में तो पूरी ताकत झोंक दी परिवार ने, अमेठी में केएल शर्मा को उतारा गया है। केएल शर्मा इतने मजबूत दिख रहे हैं कि स्मृति ईरानी को टक्कर भी दे पा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के गांव में एक बड़ा नारा गूंज रहा है कि गूंज रहे हैं तीन ही नाम, मोदी, योगी और जय श्री राम। ये उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नारा इस बार हो रहा है। तो राम की एक बड़ी भूमिका सभी सीटों पर होने वाली है, और वो भूमिका अमेठी और रायबरेली में भी होने वाली है। प्रियंका गांधी ने तो रायबरेली और अमेठी में डेरा ही डाल दिया और बोला यहाँ से जीत कर जाऊंगी। अमेठी में प्रियंका गांधी किशोरी लाल मीणा है ना, मतलब नाम किशोरी लाल शर्मा, मुझे नाम भी को बहुत याद नहीं हो पाता, ऐसे उम्मीदवार दिए। किशोरी लाल शर्मा के लिए प्रियंका गांधी इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है, तो इससे बेहतर वो खुद चुनाव लड़ लेती। भाई क्या दिक्कत यहाँ लड़ने के लिए? स्मृति ईरानी की जीत वहां पर सुनिश्चित है। मार्जिन का प्रश्न दिखना है, कितना मार्जिन होगा। राहुल गांधी रायबरेली के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि फिलहाल के राजनीतिक समीकरण अगर देखेंगे रायबरेली के, तो वहां राहुल गांधी को बढ़त मिली हुई है। वहां पर अदिति सिंह का बहुत सहयोग नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को। जिस तरीके से अदिति सिंह बीच चुनाव के बीच में राजनाथ सिंह जी का प्रचार करने लखनऊ चली गई, कोई प्रचार नहीं किया। इसके बाद कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जो राज्यसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे, पांडे जी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का, दिनेश प्रताप जी का। मुझे ऐसा लगा कि स्थानीय राजनीति के कारण दिनेश प्रताप वहां पर एक नाराजगी भी वहां पर कुछ है, क्योंकि मैं होकर आई रायबरेली अमेठी, तो रायबरेली में जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वहां नाराजगी है ग्राउंड पर लोगों को उनको लेकर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। वो रहे तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, फिर उसको एमएलसी बनाया, अभी स्वतंत्र प्रभार योगी सरकार में मंत्री रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहां की स्थानीय राजनीति है, जो उनका खिलाफ गुटबाजी जो रही थी, वह उस गुटबाजी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। हालांकि अमित शाह जी गए थे, जब तो अमित शाह जी पांडे के घर भी गए थे, अदिति से उन्होंने बात की, उन्होंने कोशिश की कि मामला निपटे। यह एक जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर मुझे लगता है नेगेटिव बनेगा। लेकिन अब रायबरेली एक सोनिया गांधी का इतना लंबा रहा, गांधी परिवार की एक सीट रही है वहां पर, तो एक जो कांग्रेस का जो आधार रहा है, सोनिया गांधी तो कह के गई कि अपने आप को, अपने बेटे को सौंप रही हूं, आप इसको संभालना। मैं तो संभाल नहीं पाई, अब आप कम से कम इसको संभालो। वो कांग्रेस को संभाल नहीं पाए, आप कम से कम उसको सांसद बना के संभाल लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सांसद राहुल गांधी भले ही वहां से बन जाए, लेकिन उनकी जीत का मार्जिन जो सोनिया गांधी का था कि 1.5 लाख से वो जीती थी, पहले तो 3-3.5 लाख से जीतती थी, जो घटकर पिछले बार में 1.5 लाख पर आ गया, 2 लाख के करीब वोट कम हो गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अगर जीतेंगे तो कोई 50,000 के वोटों से यानी अमेठी अभी बीजेपी के खाते में जा सकती है। तो खैर अमेठी मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब आराम से जीतेगी। रायबरेली के अंदर राहुल गांधी का भी एक बढ़त लिए हुए है। अब वोटिंग पैटर्न कैसा रहता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि राहुल गांधी रायबरेली से जीत जाएंगे। चलिए, एक सीट जो थी कांग्रेस के पास, उसे बचाने में कांग्रेस कामयाब होती दिख रही है फिलहाल। अभी तो 4 जून को ही पता चलेगा कि जनता का फैसला क्या है। इसमें एक बात और जोड़ता हूं, ये मजबूरी है प्रियंका गांधी के राहुल गांधी को जितवाना, क्योंकि पता है कि राहुल गांधी जीतेंगे तो वो वायनाड सीट पर रखेंगे, और रायबरेली छोड़ेंगे तो प्रियंका गांधी को उपचुनाव लड़के सांसद बनना पड़ेगा। सर, ये क्या हम ये इस बात को लेकर मुतमईन है कि वो वहां से जीत ही रहे वायनाड से? हाँ, मतलब अब वहां मतलब ये बड़ी मतलब दिलचस्प बात होगी। जब सारी सीटों का हम 4 तक इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है रायबरेली उनकी इज्जत बचा दे। ये भी हो सकता है। अच्छा, इसकी चर्चा ग्राउंड पर भी बहुत होती है, वायनाड और रायबरेली को लेकर वोटर्स भी इस बात की चर्चा करते हैं। लेकिन आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत है। इसकी तस्वीर क्या है ये आप देखिए। 2019 में यूपी की 40 सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। इनमें 20 सीटों पर उसे चुनौती समाजवादी पार्टी से मिली थी, जबकि 16 सीटों पर बीजेपी का मुकाबला बीएसपी से था। बीजेपी को जिन सीटों पर 50% से ज्यादा वोट मिले थे, उनमें केवल 2 उम्मीदवार कांग्रेस के थे।
अब एक नजर यूपी की रिजर्व सीटों पर बीजेपी की स्ट्राइक रेट पर डाल लेते हैं। 2009 में बीजेपी यूपी की केवल 2 रिजर्व सीट जीत पाई थी। 2014 में यह आंकड़ा 17 तक पहुंच गया तो 2019 में 15 रिजर्व सीटों पर बीजेपी का कमल खिलने में कामयाब रहा। कांग्रेस 2009 के बाद यूपी की कोई रिजर्व सीट जीतने में कामयाब नहीं रही तो सपा का 2014 और 2019 के चुनाव में इन सीटों पर खाता भी नहीं खुल पाया है। बीएसपी का रिकॉर्ड इस मामले में थोड़ा बेहतर है। मायावती की पार्टी 2014 में कोई रिजर्व सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन पिछले चुनाव में उसे 2 रिजर्व सीटें जरूर मिली थी। उस वक्त जिक्र करना जरूरी है, बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और इस बार बसपा समाजवादी पार्टी से अलग है। अभी बसपा कितना बड़ा फैक्टर अनंत जी साबित होगी इन चुनावों में, किसको नफा और किसको नुकसान बसपा की वजह से होगा? देखिए, जो ट्रेडिशनल एनालिसिस कहता है उसके हिसाब से तो बसपा के चुनाव लड़ने का फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है, क्योंकि दोनों साथ मिलकर लड़े थे। और आपने जो आंकड़े अभी दिखा दिए, 2009 के भी आंकड़े दिखा दिए जब दोनों सपा और बसपा अलग अलग लड़ी थी, और 2014 के भी दिखा दिया और 19 के भी आपने दिखा दिए जिसमें दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो और उसका परिणाम भी हुआ था कि बसपा को 10 सीटें वहां मिली थी और बीजेपी की सीटें कम हुई थी। लेकिन इसके अलावा जो एक और बात मैं कह रहा हूं कि इस बार बहन मायावती जी ने जो कैंडिडेट्स अपने चुने वो बहुत सीट वाइज उन्होंने किस प्रकार से कहां पर किसको रखना है, प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स उनका बहुत अच्छा रहा है। और कुछ उसमें से कुछ आश्चर्यजनक नतीजे आएंगे और कुछ इस तरह से उन्होंने चुने हैं कि अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश में वो स्थापित कर सकें। और मायावती जी के सीट सिलेक्शन में मुझे इस बार सकारात्मकता दिखाई देती है। वो किसी को हराने के लिए चुनाव तो जीतने हारने के लिए लगता है, लेकिन किसी तीसरी पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली सीट वोट कटवा बनने को तैयार नहीं है। उनकी पार्टी हर जगह बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। अगर आप जौनपुर को एक छोड़ दीजिए तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने वो सीट मतलब सरेंडर कर दी एक तरीके से। वो भाजपा के कैंडिडेट को फायदा हो जाएगा। उसको धनंजय सिंह की पत्नी, जो बाहुबली धनंजय सिंह है, उनकी पत्नी वहां से को टिकट दिया था, बाद में उसको बदल दिया वो भी उन्होंने अपने निवर्तमान सांसद को टिकट दिया है। तो हो सकता है उसके पीछे भी कुछ हो, क्योंकि हम लोग दिल्ली में बैठ के जो आकलन कर लेते हैं वो जमीनी आकलन से थोड़ा दूर होता है। जैसे मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मुझे 1 सेकंड का समय दे दीजिए। आपकी तरह मैं भी अमेठी से होके आया और रायबरेली भी होके आया, सुल्तानपुर भी होके आया। तो अमेठी में अगर आप पत्रकारों से मिलेंगे और अगर आप थोड़े सेकेंड ग्रेड के मतलब सेकेंड स्तर के नेताओं से मिलेंगे तो स्मृति ईरानी हार रही है। हाँ, है ना। और जैसे ही आप गांव में जाएंगे, चाहे वो हिंदुओं का गांव हो चाहे मुसलमानों का गांव हो, तो स्मृति ईरानी जीतती हुई नजर आएंगी आपको। तो वहां का जो सबसे बड़ा गेम चेंजर मुझे समझ में आया अमेठी का, अमेठी को मैं बहुत समय से देख रहा हूं, पिछले 5-7 साल से बहुत क्लोजली अनुभव कर रहा हूं। अमेठी में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और उसके अंतर्गत गांवों में जो अमेठी में छप्पर के घर हुआ करते थे वो सब पक्के हो गए। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है प्राची जी, कि वहां जो आग लगा करती थी, अमेठी की आग बहुत प्रसिद्ध होती थी कि अमेठी में इस गर्मी के मौसम में घरों में आग लगते थे, वो आग लगने कम हो गए। महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। तो मुझे लगता है कि अमेठी में किशोरी लाल जी, और किशोरी लाल जी कभी नेता रहे नहीं, किशोरी लाल जी चुनाव लड़वाते हैं। उनकी विशेषता, कांग्रेसी भी यही कहते हैं कि वो चुनाव लड़वाते हैं और वो बहुत अच्छे मैनेजर हैं। तो मैनेजर को अमेठी की जनता नेता के तौर पर स्वीकार करेगी ऐसा नहीं लगता। और रायबरेली में जो दिनेश प्रताप सिंह के जगह वो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बीजेपी का बहुत गड़बड़ है। अगर दिनेश प्रताप सिंह की जगह कोई दूसरा उम्मीदवार होता, मनोज पांडे को ही टिकट दे देते। आप मनोज पांडे जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, अमित शाह ने मंच से एक बात कही और बड़ी घटना, उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। जब वो शामिल हो रहे थे तो दिनेश प्रताप सिंह उनको पट्टा पहनाने के लिए आगे बढ़े। अमित शाह ने उनको रोक दिया, कहा इनको पट्टा मैं पहनाऊंगा। और जब उनको सदस्यता का पट्टा पहना रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये अमित शाह ने अब तक 3 ही व्यक्तियों को अंगवस्त्र पहना के भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया है और वो मनोज पांडे तीसरे व्यक्ति हैं। तो ये मनोज पांडे की वहां महत्ता को दिखाता है, उनकी नाराजगी को कम करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों को भी दिखाता है। तो मुझे लगता है कि रायबरेली में अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह की जगह कोई और उम्मीदवार चुना होता तो कांग्रेस जो 2.5% सीट पर अभी पूरे प्रदेश में संघर्ष कर रही है, उनको रायबरेली में भी संघर्ष ठीक है। और इस बात की चर्चा वहां वोटर्स के बीच में भी है कैंडिडेट्स को लेकर। हालांकि सोनिया गांधी ने जो इमोशनल अपील की उसकी चर्चा भी बखूबी होती है। अब आइए एक एक करके सीटें आपके सामने रखते हैं और आपको बताते
जानते हैं किस सीट पर किसकी किसके साथ फाइट है और ये फाइट कितनी जोरदार हो सकती है। सबसे पहले बात वाराणसी की कर लेते हैं, जिसकी चर्चा विपक्षी भी करते हैं और सत्ता पक्ष भी करता है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंडिडेट हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। अजय राय कांग्रेस से यहाँ मैदान में उतरे हैं और इसके साथ ही साथ बीएसपी के भी यहाँ पर उम्मीदवार हैं। वाराणसी का जो मुकाबला है अब तो इस ओर देखने को चल रहा है, या इस तरफ देखा जा रहा है वाराणसी को, कि कितने मार्जिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सीट को जीतते हैं। पीएम जब नामांकन दाखिल करने गए तो एक भव्य रोड शो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, और दूसरी तरफ अगर आप विपक्ष की तैयारी देखेंगे, यानी कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय की तैयारी देखेंगे, तो उनके कंपैरिजन में अजय राय कहीं पर भी बनारस में नजर नहीं आते हैं। इसके बाद आइए मिर्जापुर की बात कर लेते हैं, और मिर्जापुर सीट की अगर आप बात करेंगे तो यह सीट एनडीए के खाते में गई है, यानी कि अपना दल है। सानुप्रिया पटेल यहां से सांसद हैं और एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा गया है। सपा से रमेश बिंद मैदान में है, मनीष त्रिपाठी बीएसपी से यहां से मैदान में है। इसके बाद गाजीपुर की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है। गाजीपुर की चर्चा सबसे ज्यादा पूर्वांचल में की जा रही है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने पारसनाथ राय को मैदान में उतारा है। अफजाल अंसारी यहां से सपा के उम्मीदवार हैं और उमेश सिंह बीएसपी के उम्मीदवार यहां से हैं। इसके बाद घोसी, जिसकी चर्चा की जाती है ओम प्रकाश राजभर की वजह से, और विपक्ष इस पर अपना कब्जा करना चाहता है। इस सीट की अगर बात करें तो अरविंद राजभर यहां से एसबीएसपी के उम्मीदवार हैं, यानी कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं ये। राजीव राय यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और बालकृष्ण चौहान यहां से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। ये घोसी के उम्मीदवार हम आपको बता रहे हैं। अरविंद राजभर और राजीव राय के बीच में जो टक्कर है वो घोसी में देखने को मिल रही है। इसके बाद आइए चंदौली की भी बात कर लेते हैं, जहां से महेंद्र नाथ पांडे एक बार फिर से मैदान में उतारे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपके सामने हम चंदौली के भी जो प्रत्याशी हैं उनके नाम रख देते हैं। वीरेंद्र सिंह यहां से राजपूत कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के, और सत्येंद्र मौर्य ओबीसी कैंडिडेट हैं यहां पर बीएसपी के। तो फिलहाल आप घोसी का घमासान भी देख रहे हैं। घोसी सीट कितनी दिलचस्प होगी, यहाँ का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। जिस नाराजगी की बात कही जा रही थी अरविंद राजभर, उनकी पार्टी, उनके पिता के खिलाफ, वो नाराजगी क्या दूर हो पाई है इन मूवमेंट पर? समीर जी, घोसी का क्या देख रहे हैं आप पिक्चर? राजीव राय भारी पड़ रहे हैं या अरविंद राजभर? देखिए, घोसी में तो अगर राजभर को देखो तो मैं राजभर को ना दूसरा नीतीश कुमार मानता हूं। मुझे लगता है वो नीतीश कुमार है, कभी इधर कभी उधर, चुनाव में उसके साथ चले जाते हैं, बाद में आते हैं। 2019 में अखिलेश के साथ गए थे, भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पे हरवाने में उनकी भूमिका उस समय रही थी। मछलीनगर सीट जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी 181 सीटों से सिर्फ जीती थी, तो इनके कारण कि उन्होंने वहाँ कैंडिडेट खड़ा कर दिया था। बाद में योगी सरकार में मंत्री रहे, योगी ने निकाल के बाहर किया, तो फिर सपा में चले गए, अब फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, मंत्री बन गए, केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुके हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय संगठन ने घोसी पर यह कहा था कि भाई जब आपने ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बना दिया है, एमएलसी बना दिया है, तो ये सीट घोसी भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखे, उनके बेटे को टिकट ना दे। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का जो बड़बोलापन रहा है, जो नेताओं के खिलाफ वो अनर्गल बातें करते रहे, उससे उनके व्यक्तिगत लोग बहुत नाराज रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना था कि भाई जब आपको इसको मंत्री बना दिया है तो घोसी सीट से उसके बेटे को टिकट नहीं देना है। चूंकि पार्टी ने कमिट कर दिया होगा, वहां के जातिगत समीकरण ऐसे रहे होंगे कि पार्टी को लग रहा होगा कि भाई अभी टिकट दे दो, अगर नहीं देंगे तो फिर ये समाजवादी पार्टी में जाके उठपटांग बोलेंगे। तो मुझे लग रहा है टिकट दिया गया, लेकिन बहुत आसान सीट नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर जितनी जिम्मेदारी ये सीट जितवाने की नहीं है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप देखिए, अभी कल ही योगी जी गए थे तो उनके बेटे राजभर के बेटे कैसे बैठकर उन्होंने उनको नमस्कार किया था जमीन पर बैठ माफी मंगवाने वाला प्रकरण बिल्कुल माफी मंगवाने वाला प्रकरण भी वायरल हुआ था बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सीट सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हारती है तो यह भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं रहेगी, ये ओम प्रकाश राजभर के व्यक्तिगत जो व्यवहार रहा है, लोगों से जो नाराजगी रही है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को एक सीट गवाकर भुगतना पड़ेगा। फिलहाल योगी ने वहां कमान संभाली हुई है, तो ये फाइट जरूर है इस सीट पर, लेकिन मुझे लग रहा है कि आखिरकार वो भारतीय जनता पार्टी, मतलब उसके सहयोगी दल। एक और दिलचस्प सीट जो इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, गाजीपुर की, इस सीट को भी काफी टफ सीट माना जा रहा है, और खासकर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यहाँ पर खूब बयानबाजी हुई, खूब चर्चाएं हुई। अफजाल अंसारी के घर पर अखिलेश यादव गए। पारसनाथ राय कैसे कैंडिडेट हैं और ये सीट की संभावनाएं क्या लग रही हैं? आनंद जी, पूर्वांचल की 3 सीटें हैं जहां से राय उम्मीदवार हैं। राजीव राय समाजवादी पार्टी से, पारसनाथ राय भारतीय जनता पार्टी से और अजय राय कांग्रेस पार्टी से। ये तीनों भूमियार हैं, और ये यहाँ की जो राजनीति है, इसमें इस इलाके की राजनीति में भूमियारों का वोट परसेंटेज ठीक ठाक है।
तो मुझे लगता है कि अगर हम गाजीपुर की बात करें तो पारसनाथ राय को लेकर थोड़ी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये उत्तर प्रदेश भाजपा की उन सीटों में है जहां इन्होंने सीट सिलेक्शन ठीक नहीं किया मेरे हिसाब से। हो सकता है कि पार्टी का अपना मानदंड रहा होगा, उनके अपने सर्वे होते हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत अच्छी राय गाजीपुर के इलाके के लोगों में नहीं है, बहुत सक्रिय भी नहीं है। अफजाल अंसारी के बारे में क्या कहना, आप सब, हम सबको और हमारे दर्शकों को भी ये बात पता ही है। तो लेकिन ये है कि अब राय हैं, भूमियारों का वोट अगर इनको मिल जाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली भूमियार, लेकिन क्या था कि घोसी में पिछली बार भूमियारों ने बसपा के कैंडिडेट को जितवा दिया था, इसी रिएक्शन में जितवा देते हैं। तो क्या होता है कि मुझे यहां वो रिएक्शन दिखाई दे रहा है जैसे दारा सिंह चौहान को पिछली बार हरवा दिया बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने, कि आप बार बार हम पर बाहर के व्यक्ति को क्यों थोपते हो, जबकि हमारे पास अपने अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। और गाजीपुर में कई अच्छे कैंडिडेट थे इनको, लेकिन अब पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि किसी उपराज्यपाल साहब की कोई सिफारिश थी, किसी का कहना है कि किसी का कहना है कि रांची में कोई इनके रिश्तेदार बड़े संघ के बड़े पद पर हैं, उनका कोई मतलब, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बीजेपी में इन चीजों का कोई बहुत महत्व होता। तो ये जम्मू कश्मीर से सिलेक्शन हुआ ये कह रहे, लेकिन इलेक्शन तो गाजीपुर से होना है समीर जी, सिलेक्शन कहीं से हो जाए, इलेक्शन गाजीपुर से होना है। तो मुझे लगता है कि 3 जो राय लड़ रहे हैं, जिनकी बात मैं कर रहा था, उसमें सबसे मजबूत स्थिति में राजीव राय ही है। अच्छा, राजीव राय मजबूत स्थिति में, इसका मतलब ये जितनी सीटें अभी तक हमने डिस्कस की हैं उसमें एक रायबरेली कांग्रेस के खाते में जा सकती है, गाजीपुर और घोसी में भी हम जो लड़ाई है वो टक्कर की देख रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। आगे कुछ और सीटों की बात कर लेते हैं, चंदौली की बात करते हैं। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे ब्राह्मण चेहरा हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। वीरेंद्र सिंह राजपूत कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी से वो मैदान में हैं, और सत्येंद्र मौर्य ओबीसी कैंडिडेट को बसपा ने चंदौली से मैदान में उतारा है। इसके बाद आइए बलिया की बात करें तो बलिया में बीजेपी ने नीरज शेखर सिंह को मैदान में उतारा है। सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि लल्लन सिंह यादव बीएसपी से बलिया के उम्मीदवार हैं। अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, जिसमें नुकसान 2019 में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। और सबसे पहले बात कैराना की करेंगे, जहां बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि इकरा हसन समाजवादी पार्टी से कैराना की उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा बीएसपी की बात करेंगे तो श्रीपाल सिंह को मैदान में उतारा गया है। कैराना की ये लड़ाई है और कैराना की ये सीट काफी दिलचस्प है। इकरा हसन पढ़ी लिखी जो उम्मीदवार हैं उसमें उनकी गिनती हो रही है। प्रदीप चौधरी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और यहां भी जो समीकरण है वो मुस्लिम जनसंख्या के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों में इसकी गिनती की जाती है। मुजफ्फरनगर आइए बात कर लेते हैं, जिसकी चर्चा खूब हुई। संजीव बालियान यानी कि पार्टी के 2 नेताओं के बीच टकराव को लेकर चर्चा हुई। संजीव बालियान और संगीत सोम को लेकर चर्चा हुई और फिर जो ठाकुरों की नाराजगी है उसके इर्द गिर्द नैरेटिव बुनने की कोशिश की गई। संजीव बालियान बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के, दारा सिंह प्रजापति बीएसपी से यहां के उम्मीदवार हैं। तो मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान बीजेपी से उम्मीदवार हैं, इस सीट पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सहारनपुर की भी आइए पिक्चर आपके सामने रख देते हैं। यहां से राघव लखनपाल को मैदान में उतारा गया है। इमरान मसूद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और माजिद अली बीएसपी के सहारनपुर से उम्मीदवार हैं। इसके बाद आइए एक और सीट आपके सामने रखते हैं जो कि आजम खान की वजह से जानी जाती है, रामपुर, जिसे उपचुनाव में बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन क्या इस बार इतना आसान है बीजेपी के लिए, क्योंकि इन्होंने घनश्याम लोधी को ही रिपीट किया है बीजेपी ने। मोहिबुल्लाह नदवी, इस नाम को लेकर काफी चर्चा हुई थी, काफी टकराव की स्थिति थी, समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, और जीशान खान बीएसपी से उम्मीदवार हैं। अब ये जितनी सीटें हमने बताई, चंदौली से लेकर बलिया और कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर, ये सीटें, इस पर चर्चा करूं उससे पहले एक बार मुरादाबाद भी आपके सामने रख देते हैं। यहां पर कुंवर सर्वेश सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहां पर भी एसटी हसन को लेकर घमासान देखने को मिला था, और इरफान सैनी बीएसपी के उम्मीदवार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, कोई सीट है जो फंसती हुई नजर आ रही है आपको? भारतीय जनता पार्टी के नज़र से नहीं, मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर जरूर चुनौती, जैसे कैराना की सीटें मुझे लग रहा है कि वहाँ पर इकरा हसन अच्छा चुनाव लड़ी है वहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं, पढ़ी लिखी महिला है, युवा है,
उसको मुस्लिम वोट तो मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा उसने जो रणनीति अपनाई है, जो ओबीसी और एससी वोटर्स है उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, कि उसको पता ना कि मुसलमान वोट मुझे मिलना है, तो दूसरे कास्ट के उस पर फोकस किया। तो मुझे लगता है कि इस सीट पर जरूर एक फाइट के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा लगता है मुजफ्फरनगर सीट पर तो कोई फाइट नहीं है, आराम से भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीतेगी उस वहाँ पर। पिछली बार भी 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वह सीट जीती, अजीत सिंह खुद चुनाव सीट से हारे थे, तो मुझे लग रहा है वहां से भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से सीट जीतेगी। अब जयंत चौधरी जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है उसका एक बड़ा असर मतलब पड़ेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये जो था जो जाट उनके साथ जुड़ा हुआ है वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया है उसका असर भी इस क्षेत्र में पड़ने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 में नुकसान हुआ था समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी और बहुजन समाज पार्टी के मिलने के कारण जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी रणनीति सेट की। अब आखिर में कोई आंकड़ा दे दीजिए, कितनी सीटें आप खींच कर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं? हाथ खींच कर बोल रही हूं मैं। अगर आप खींच के अगर बोलोगे तो मैं 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। खींच कर 78? हाँ, और अगर आप वैसे मेरे आकलन कहेंगे तो मुझे लग रहा है कि 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 73 से 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएगी। आप आनंद जी आंकड़े बताऊं या कुछ विश्लेषण भी आंकड़े बता अच्छा, दीजिए, क्योंकि बिहार की तरफ बढ़ना है। मुझे 70 के आसपास दिखाई दे रहा है। 70 बीजेपी 7-8 सीटों पर प्लस करेगी और मुझे लगता है कि यही रहेगा, और विरोधी दलों के पास 10 के आसपास। ठीक है, 70 बीजेपी कह रहा हूं, 70 बीजेपी कह रहे हैं ना, मतलब 70 बीजेपी यानी एनडीए दो में भी और प्लस होगा। 2 सीटें और हो सकती। ठीक है, अब आइए देखिए बात एनडीए मिलाकर है। अच्छा, आपका एनडीए मिला 72 एनडीए मिलाकर है। आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की, जहां आखिरी चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार में पिछली बार एनडीए गठबंधन ने कुल 39 सीटें जीती थी, महागठबंधन के खाते में केवल 1 सीट आई थी और वो सीट कांग्रेस ने किशनगंज में जीती थी। लेकिन 5 साल बिहार की तस्वीर कितनी बदली है? क्या यहां महागठबंधन एनडीए को चोट पहुंचा पाएगा या बिहार में मोदी लहर बरकरार है? बिहार में पीएम मोदी की रैलियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, तो तेजस्वी यादव की रैलियों में भी जमकर भीड़ उमड़ रही है। बिहार में आरजेडी 26 सीटों पर लड़ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई हैं। कांग्रेस को इन 9 सीटों में 2 पर जीत की उम्मीद है। क्या कांग्रेस के उम्मीदवार किशनगंज और कटिहार में जीत दर्ज कर पाएंगे? 5 सीटों पर बीजेपी के साथ कांग्रेस की जबरदस्त फाइट है। अभी बिहार में आखिरी चरण की वोटिंग बाकी है, लेकिन लालू यादव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जा रही है। मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। आप मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मोदी का चलिए ना भाई, चलिए मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ, फिर लालू जी 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। 4 जून को क्या होगा? तो सरकार बनाने के दावे हैं। लालू यादव कह रहे हैं कि मोदी गए। अब बिहार में राहुल गांधी का स्कोर कार्ड आइए आपको बताते हैं। बिहार की जमीन कांग्रेस के लिए लंबे समय से बंजर बनी हुई है। यूपी की तरह बिहार में भी कांग्रेस अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। 2009 के चुनाव में बिहार की केवल 2 सीट पर पंजा कामयाब हुआ था। 2014 में भी यही तस्वीर बरकरार रही, तो पिछले चुनाव में कांग्रेस का केवल 1 उम्मीदवार जीता। दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2009 में बीजेपी बिहार में 12 सीट जीती, तो 2014 में उसके 22 एमपी संसद पहुंचे। पिछले चुनाव में बीजेपी बिहार में 17 सीट पर चुनाव लड़ी थी और सभी सीटों पर उसके उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे थे। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट अगर आप बिहार में देखेंगे तो 100% था। बिहार में जिन सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है, उसमें कटिहार, किशनगंज और मुजफ्फरपुर है। उसके अलावा वैशाली, पूर्णिया, कटिहार सीट की जोरदार टक्कर है। बता ही रहे हम आपको, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के मैदान में उतरने से काराकाट की लड़ाई भी काफी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। किशनगंज की एक सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी। फिलहाल राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार नर्वस है। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है कि चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रहना। लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए, तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो
नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। फटाफट, खटाखट, टनाटन, ये ऐसे शब्द हैं जो विपक्ष की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं और दोनों बड़े कैजुअल अंदाज में रंजी बात कर रहे हैं। एक सीट जीती थी पिछली बार, खाता नहीं खुल पाया था आरजेडी का, इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, बहुत निश्चिंतता के साथ भोजन कर रहे हैं और अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% से और भी ज़्यादा रहेगा। मतलब वो सारी सीटें तो जीतेंगे ही जीतेंगे। जेडीयू भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के बूते ही जीतेगी जितनी सीटें, क्योंकि नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी थी वो जेडीयू का जो यू है उस वजह से, यू की वजह से उनका बहुत खराब हो गया। यू टर्न, हाँ, मतलब यू है उनकी तो पार्टी के नाम में ही यू है। तो लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद भी शायद वो वापस उधर चले जाएंगे। तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो अब नीतीश जी को भाषण करते हुए देखना थोड़ा पीड़ादायक भी है। जिस प्रकार से वो मंच पर भूल जाते हैं, जिस प्रकार की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस प्रकार से नीतीश कुमार जी से बहुत उम्मीद करना, लेकिन वहाँ उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से बड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी और जितनी सीटों का आपने नाम गिनाया था, जैसे मैं अभी अगर आपको उधर देखूं, राधा मोहन सिंह मोतिहारी से जीत रहे हैं, रितु जायसवाल और एक और लवली आनंद में मुकाबला था शिवहर में। वो शिवहर का मुकाबला लोग कह रहे थे कि बहुत फंसा हुआ है, लेकिन अंत में आते आते वो चीज़ें ठीक होने लग गई। वहाँ ओवैसी की पार्टी ने हिंदू कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि बिहार में जितनी भी सीटें, और किशनगंज और कटिहार की बड़ी चर्चा हो रही है कि वहाँ मुस्लिम वोटर्स बहुत हैं। पिछली बार भी कटिहार से जेडीयू के उम्मीदवार जीत गए थे। इस बार मुझे तो किशनगंज में कोई उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किशनगंज में जिस प्रकार से चुनाव वोटिंग का पैटर्न है और जिस प्रकार से वहाँ बहुत सालों से लोग काम कर रहे हैं और कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के वोट में बंटवारा हो सकता है। अंत समय में अगर वो सब एकजुट हो जाएं तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो जिस प्रकार से कटिहार, तो देखिए जेडीयू ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और मुझे लगता है कि कटिहार होगा। पूर्णिया में जरूर बीजेपी, पूर्णिया में जरूर जेडीयू और आरजेडी दोनों को झटका लगेगा। मुझे लगता है कि पप्पू यादव पूर्णिया जीत जाएंगे, क्योंकि पप्पू यादव को पूर्णिया में हराने के लिए तेजस्वी यादव ने 3 दिन स्वयं वहां रहे। वहां के लोग बताते हैं कि मतलब 2 दर्जन विधायकों की ड्यूटी लगाई गई पूर्णिया में पप्पू यादव को हराने के लिए। लेकिन पप्पू का अपना जो एक उनका व्यक्तित्व है, जो वो मतलब रंजीता जी के संगति में रह के उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा पक्ष सामने आया है, उसके हिसाब से उनके बहुत सारे प्रशंसक पूर्णिया क्षेत्र में हैं। और पूर्णिया में मुझे लगता है कि बीमा भारती जो आरजेडी की कैंडिडेट हैं वो संभवतः हार सकती हैं, कि जो संवेदनशीलता या जो लोगों को पप्पू यादव के प्रति एक, या पप्पू का जो काम है। भागलपुर में कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि वहां से अजीत शर्मा कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो अजीत शर्मा वहां से अच्छा करेंगे। बेगूसराय में गिरिराज बाबू कहीं से उनको कोई मुकाबला नहीं है। विवेक ठाकुर नवादा से लड़ रहे हैं, जो पूर्व किशनगंज लूज करती है कांग्रेस, तो भागलपुर में संभावनाएं हैं। भागलपुर में चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, संभावना तो क्या होगी, क्योंकि वही है ना कि वहां चुनाव प्रचार में कांग्रेस के राहुल जी बहुत बाद में पहुंचे, वहां बिहार गए ही नहीं। और बिहार से इतनी सारी भोजन पर अभी इतनी सारी बातें कर रहे हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी की रैलियां देख लीजिए बिहार में, जबकि बिहार में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में थी, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने वहां कितनी रैलियां की, अमित शाह ने कितनी रैलियां की, उसके अलावा नड्डा पहुंचे वहां, उसके अलावा गिरिराज सिंह लगातार पहुंच रहे। 3-4 दिन पहले रविशंकर प्रसाद जी के चुनाव प्रचार के लिए स्मृति ईरानी भी पहुंची। तो भाजपा ने अपने पूरे लोगों को वहां झोंक दिया है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पर चलते हुए मुकेश एक और सीट के आखिर में मुजफ्फरपुर की तो चर्चा कर लें। अजय निषाद ने वहां पर पाला बदला, कांग्रेस से उम्मीदवार बन गए। ये मुझे लग रहा है बिल्कुल ये अजय निषाद का एक बड़ा गढ़ रहा है, परिवार की सीट रही है, 20-25 साल से उन्हीं के पास वो सीट रही है।
भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट वहां से काटा, उससे नाराजगी लेकर वो गए और टिकट लेकर आए। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो सीट एक जरूर उनके व्यक्तिगत सीट है, उसमें कोई कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा योगदान होने नहीं वाला है। जो सीट अगर वो जीतते हैं तो अपने दम पर जीतते हैं, वहां पर जरूर उन्होंने चुनौती पेश की है। अभी आप दिखा रहे थे कि राहुल गांधी तेजस्वी साथ में भोजन कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि जैसे निषाद के साथ खाना खाते समय इन्होंने मछली दिखाई थी, तो आज राहुल गांधी के साथ भोजन करते करते शायद मुर्गा दिखाए कि देखो हम मुर्गा खा रहे हैं दोनों लंच करते हुए। ऐसा कुछ तेजस्वी यादव ने किया नहीं इस बार। मुझे लग रहा है कि बिहार के अंदर आप देखोगे तो पूर्णिया सीट जो है पप्पू यादव की, वो सीट जरूर वो जीतने की मुझे स्थिति में। खत्म करना है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 10-10 सेकंड दूंगी। एक एक आंकड़ा बिहार का बता दीजिए जल्दी जल्दी, किसको कितना नुकसान? कांग्रेस एक सीट रिवाइव कर पाएगी या? देखिए, कांग्रेस अपने आप को मेंटेन रखने में बहुत विश्वास रखती है। वो एक सीट उन्होंने है तो वो एक पे रखेगी। जैसे राहुल गांधी अपना वेट मेंटेन रखते हैं, वैसे वो सीट भी मेंटेन रखते हैं। मैं सहमत हूं इनसे, कांग्रेस पार्टी एक सीट पर रहेगी वहां।